गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर शुरू जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। ये सबसे टेक्निकल चैप्टर्स में से एक है और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपके रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ में कंपनियां क्या करती हैं, आपके इसके कॉन्सेप्ट्स को भी सबसे ज़्यादा सुधारता है। तो आपके पेपर में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर अगर कोई है तो प्रोस्पेक्टस से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, हाँ जी, प्रोस्पेक्टस। मैंने ये असाइनमेंट आज सुबह सुबह आप लोगों के टेलीग्राम पेज पे भेज दिया था, आप लोगों ने शायद ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस से शुरू करने से पहले आपको ना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले बेसिक्स की हम बात करते हैं। देखो जी, कंपनियां हो सकती हैं तीन तरीके की। एक होती है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो ऑलरेडी लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, दे आर कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी। फिर उसके बाद वो कंपनियां जो कि इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, मतलब अभी तक लिस्ट हैं तो नहीं बट लिस्ट होने वाली हैं। लिस्ट अभी तो नहीं है बट होने वाली हैं, दे आर कॉल्ड एज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ये वो कंपनियां होती हैं जो कि जल्द ही आईपीओ लेकर आने वाली हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिनका आने वाला है, दे आर कॉल्ड एज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अब तीसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी, जिसका लिस्टिंग से कोई संबंध नहीं है। जितनी भी ये कंपनियां जो कि लिस्ट नहीं है, दे आर कॉल्ड एज अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है जी, चलिए। अब अगर मैं कहूं कि कोई भी कंपनी किस तरीके से शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को, कोई भी कंपनी किस तरीके से पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, तो पब्लिक को इशू करने का अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पब्लिक को इशू करने हैं शेयर्स, देखो जी दो तरीके हो सकते हैं आपके पास शेयर्स इशू करने के। या तो आप पब्लिक के पास जाओ और या फिर पब्लिक के पास ना जाओ। अगर पब्लिक के पास ना जाओ फिर भी शेयर्स इशू कर दो तो इस तरीके को कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां भी कर सकती हैं बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां तो करती ही प्राइवेट प्लेसमेंट है। ठीक है जी। और एक तरीका हो सकता है कि पब्लिक के पास चले जाओ। पब्लिक के पास जाओगे तो कितने तरीकों से जा सकते हो, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा तरीका क्या कहलाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसे कहते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है जी। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनीज के द्वारा लाया जाता है, तो मैं कह सकता हूं उन कंपनीज के द्वारा लाया जाता है जो कि इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। देखो यहीं पे बात की थी ना अभी, जो कि इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, वो कंपनियां जो कि लिस्टिंग के प्रोसेस में हैं। आईपीओ का मतलब होता है जो शेयर्स इशू हो रहे हैं पब्लिक को, वो पहली पहली बार इशू हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम। कंपनी अपनी जिंदगी में पहली बार शेयर्स इशू कर रही है, किसको, पब्लिक को। इससे पहले कंपनी ने पब्लिक को कभी भी शेयर्स इशू नहीं किए हैं। फिर आता है फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है कि कंपनी सब्सिक्वेंट और पब्लिक ऑफर ला रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है। मतलब कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, यानी कि कंपनी आईपीओ ला चुकी है। अब आईपीओ लाने के बाद कंपनी अब दोबारा से एक पब्लिक इशू लेके आ रही है, यानी कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इस तरीके से शेयर्स इशू हो रहे हैं, किसको, पब्लिक को। तो इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक सब्सिक्वेंटली है, सब्सिक्वेंटली इसी के साथ है, सब्सिक्वेंटली। तो इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक सब्सिक्वेंटली। मैं कहता हूं भाई, रिलायंस इंडस्ट्री आज पांचवी बार पब्लिक को शेयर इशू करने जा रही है, तो जो रिलायंस इंडस्ट्री ला रही है वो आईपीओ है या एफपीओ है? जो रिलायंस लेने जा रही है वो आईपीओ है या एफपीओ है? एफपीओ है, एफपीओ है। ठीक है। पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली बार मार्केट में आ रही है पब्लिक को, पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली बार मार्केट में आ रही है पब्लिक के लिए, क्या है वो, आईपीओ है। तो जब पहली पहली बार शेयर इशू किए जाएंगे पब्लिक को तो वो क्या कहलाएगा, आईपीओ। और पहली बार के बाद कभी भी शेयर इशू किए जाएंगे, कभी भी, तो वो क्या कहलाएगा, एफपीओ। तो आईपीओ और एफपीओ, कोई दिक्कत यहां तक?
देखिएगा, चाहे हो आईपीओ चाहे हो एफपीओ, इन्हें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। चाहे हो आईपीओ या चाहे हो एफपीओ, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, मान लीजिए इशू ऑफ न्यू शेयर्स किए जा रहे हैं या फिर इशू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स किया जा रहा है। अगर तो नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और या फिर ऑलरेडी जो शेयर इशू हो चुके थे वो शेयर इशू किए जा रहे हैं पब्लिक को, हैं मतलब जो ऑलरेडी शेयर इशू किए जा चुके हैं वो पब्लिक को कैसे दिए जा सकते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो शेयर आप पब्लिक को देने जा रहे हो वो आज से पहले कभी इशू नहीं हुए, एकदम नया नया माल है, तो फिर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इशू ऑफ न्यू शेयर्स। क्या कहते हैं, इशू ऑफ न्यू शेयर्स। परंतु अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग शेयर इशू कर रहे हो, आप नए शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग शेयर इशू कर रहे हो, इसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। क्या कहते हैं, ऑफर फॉर सेल। अब ये जो इशू ऑफ न्यू शेयर्स हैं, ये किसको इशू किए जाते हैं, नए शेयर होल्डर्स को, मतलब पब्लिक को शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं, और एग्जिस्टिंग शेयर्स भी पब्लिक को ही इशू किए जाते हैं। इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। जैसे अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखिएगा, रिलायंस पावर्स लिमिटेड 2008 के अंदर 100% शेयर्स थे अनिल अंबानी एंड फैमिली के पास। 100% शेयर अनिल अंबानी एंड फैमिली के पास थे 2008 में। फिर जून 2008 में क्या हुआ, अनिल अंबानी ने डिसाइड किया कि मैं अपने 25% शेयर्स पब्लिक को देना चाहता हूं, मतलब अपनी 25% स्टेक अपनी पहले फैमिली के पास 100% शेयर थे, अब 25% शेयर ये आम जनता को देना चाह रहे हैं। अब बताइए, कंपनी आम जनता के पास पहले जा चुकी है या पहली बार जाएगी? दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ। कंपनी आम जनता के पास पहले जा चुकी है या पहली बार जाएगी? सोचो 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 सोचो। कंपनी आम जनता के पास पहली बार जाएगी। कैसे? क्योंकि अभी तक तो 100% शेयर फैमिली के पास थे, 100% शेयर फैमिली के पास थे, तो पहली बार आप पब्लिक के पास जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया आईपीओ। ठीक है जी। दूसरी बात, अनिल अंबानी नए शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को या फिर अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं? अनिल अंबानी नए शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स में से ही कुछ हिस्सा दे रहे हैं? आंसर इज अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स में से ही दे रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर कहूंगा या फिर ऑफर फॉर सेल कहूंगा? पहली बात, फर्दर पब्लिक ऑफर तो है ही नहीं क्योंकि आईपीओ है। अब रह गया, क्या ये न्यू शेयर्स है या फिर ऑफर फॉर सेल है? तो ये ऑफर फॉर सेल है क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर ऑफर किए जा रहे हैं। बताइए जी, कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? अभिषेक मालवीय, बेटा आप क्लास के बाद ना मुझे एकदम कॉल करना या मैसेज करना, अभी इतनी जल्दी में पढ़ा नहीं जा रहा आपका मैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा बीपीसीएल का। बीपीसीएल नवंबर 21, 80% शेयर्स थे गवर्नमेंट के पास और 20% शेयर थे पब्लिक के पास। ओ, पब्लिक के पास शेयर कैसे पहुंचे होंगे? इसका मतलब आईपीओ आया होगा, क्योंकि पब्लिक के पास तो आईपीओ से ही पहुंच सकते हैं। अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने 25% शेयर पब्लिक को बेचना चाहते हैं। 25% शेयर गवर्नमेंट अपने पब्लिक को बेचना चाह रही है। अब बताइए, इसके अलावा गवर्नमेंट ने आल्सो डिसाइड टू सेल 10 करोड़ फ्रेश इशू, फ्रेश शेयर्स टू द पब्लिक। बताओ बताओ बताओ, पहली बात, ये आईपीओ आने वाला है या एफपीओ आने वाला है? ये आईपीओ है या एफपीओ है? बताओ 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 बताओ, ये आईपीओ है या एफपीओ है? आंसर इज ये एफपीओ है, क्योंकि पब्लिक के पास पहले ही है शेयर्स, तो इसका मतलब अब फर्दर पब्लिक ऑफर होने वाला है, तो फिर फर्दर पब्लिक ऑफर है। दूसरी बात, यहां पर केवल नए शेयर्स आ रहे हैं या फिर ऑफर फॉर सेल हो रहा है या फिर दोनों हो रहे हैं? बोलो जी। दोनों हो रहे हैं,
क्योंकि नए शेयर्स भी आ रहे हैं प्लस ऑफर फॉर सेल भी हो रहा है, तो कम का मतलब होता है प्लस। बताइए कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? अगली बात, आजकल जो पब्लिक इशू चल रहे हैं, जितने भी पब्लिक इशू चल रहे हैं आजकल, उन पब्लिक इश्यूज के अंदर आजकल क्या चल रहा है? नए इशू आ रहे हैं, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, या ऑफर फॉर सेल आ रहा है जो आजकल चल रहा है? बताओ बताओ बताओ। लो जी, सब कह रहे ऑफर फॉर सेल। चलिए, मैं जितने भी रिसेंट पब्लिक इशू आए हैं एक बार आपके सामने रखता हूं, देखिएगा क्या हो रहा है उनमें, एक बार देखते हैं। ये हमारे सामने एक वेबसाइट है, बहुत बड़े मार्केट के एनालिस्ट हैं, बहुत रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं, तुलसियान जी, ये उनकी वेबसाइट है। लो जी, अब ये रिसेंट कुछ पब्लिक इशू हैं, ब्रेनबीज सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, ब्रेनबीज सॉल्यूशन, ये इशू साइज है, ये प्राइस बैंड है, अभी ये सब समझ आएगा। अब यहां पे क्या इशू टाइप देखिएगा क्या है, फ्रेश कम ओएफएस। फ्रेश कम ओएफएस का मतलब है नए शेयर्स भी फ्रेश भी आ रहे हैं प्लस ऑफर फॉर सेल भी हो रहा है, ठीक है, दोनों हैं। आगे आइएगा सेकंड पर, इशू टाइप ओएफएस, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे होंगे, जैसे हमने अनिल अंबानी का एग्जांपल लिया है। आइए जी, ओला इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है, फ्रेश कम ओएफएस। तो ओला इलेक्ट्रिक, ये तो कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, पक्की बात है। तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर फ्रेश इशू भी आ रहा है प्लस ऑफर फॉर सेल भी आ रहा है, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक काम करता हूं, अभी प्रोस्पेक्टस भी दिखाता हूं एक बार, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर प्रोस्पेक्टस भी दिखाता हूं ओला इलेक्ट्रिक का। आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब हुआ क्या कि जब मैं कहता हूं ना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो हम बड़े आसानी से बोल देते प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर कर रहे हैं हम। चलिए अब एक बात समझिएगा भाई साहब, चाहे हो आईपीओ या हो एफपीओ, चाहे आईपीओ हो या हो एफपीओ, अब होता क्या है, ये दोनों भी दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? ये दोनों दो तरीके से कैसे हो सकते हैं? एक तरीका तो ये होगा कि जो प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है उसके अंदर एकदम फिक्स्ड प्राइस दिया होगा। अब यही तो हमारी 11th-12th की मैडम हमें समझाती थी। वो क्या कहती थी कि भैया 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। हम अपने कॉलर ऊपर करते थे, बाहें ऊपर करते थे और कहते थे ले एंट्री बाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। करते थे कि नहीं? हां या ना? यही एंट्रियां करते थे। यही तो आज तक हमने सीखा था कि प्राइस पहले ही दे दिया जाता था। तो जब प्राइस पहले ही दे दिया जाए तो इसे कहते हैं फिक्स्ड प्राइस वाला इशू है। जब फिक्स्ड प्राइस वाला इशू आता है तो वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एकदम फिक्स प्राइस लिख दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं। चाहे आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो, चाहे आप ऑफर फॉर सेल ला रहे हो, हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है। चाहे आप आईपीओ ला रहे हो, चाहे आप एफपीओ ला रहे हो, हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है। अगर आपका प्राइस फिक्स्ड है, अगर आपका प्राइस एकदम फिक्स्ड है, आपने बता दिया कि मेरा प्राइस ये होगा, तो जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को हम लोग नाम देंगे प्रोस्पेक्टस। क्या नाम देंगे? प्रोस्पेक्टस। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने डॉक्यूमेंट में अपना प्राइस देती नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे? ये क्यों हुआ कि कंपनी अपना प्राइस नहीं दे रही? इसका रीजन कोई तो होगा। हाँ, रीजन है ना, देखिए क्या है।
रीजन ये है, देखिएगा, प्रॉब्लम्स इन फिक्स प्राइस इशू। ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बी लिमिटेड। शेयर्स इशू हुए ए लिमिटेड में 10 लाख, बी लिमिटेड में 50 लाख। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ए लिमिटेड में 50 करोड़ है। माता जी, 10 लाख शेयर इशू हुए और 50 करोड़ शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और बी लिमिटेड में एप्लीकेशन आई है केवल 10 लाख की, जबकि 50 लाख शेयर्स इशू हुए थे। ओके, इशू प्राइस था 15 रुपए पर शेयर, इशू प्राइस था 1350 रुपए पर शेयर। अब हुआ क्या, आप इसे क्या कहेंगे, ये पब्लिक इशू फेल हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है? 10 लाख शेयर इशू किए थे, 50 करोड़ की एप्लीकेशन आई है, तो मेरे हिसाब से तो ये फेलियर हुआ है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब मैं लॉ का बैच अगर लॉन्च करूं फाइनल में, और फाइनल की फीस में रख दूं मात्र 100 रुपए, तो आप इसे पोपली की काबिलियत कहेंगे या पोपली की नाकाबिलियत कहेंगे? कि अगर मैं इतना सारा बच्चा फाइनल में इकट्ठा कर लूं 100 रुपए में, तो क्या पोपली की काबिलियत है या नाकाबिलियत है? द आंसर इज नाकाबिलियत है। क्यों? क्योंकि पोपली को बहुत ज्यादा अंडर प्राइस करना पड़ा है, बहुत ज्यादा अंडर प्राइस करना पड़ा है, ठीक है ना? तो ये भी कंपनी की भी नाकाबिलियत है कि कंपनी अपना शेयर का प्राइस ढंग का चार्ज नहीं कर पा रही, बहुत कम प्राइस कंपनी ने चार्ज किया, तो एक तरीके का फेलियर है, ठीक है। दूसरी बात, बी लिमिटेड में देखिएगा 1350, अबे ढक्कन, 1350 रुपए का प्राइस रख दिया, 50 लाख शेयर्स भी पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर रही तुम्हारे, ये क्या है, सक्सेस है या फेलियर है? ये भी फेलियर है, बट रीजन क्या है? ओवर प्राइस्ड। क्या है? ओवर प्राइस्ड। 1992 से लेकर 2001 तक हमारे जितने पब्लिक इशू आते थे, 90%, 90% पब्लिक इशू या तो ओवर प्राइस होते थे या अंडर प्राइस होते थे, तो दोनों ही एक तरीके के फेलियर हैं। इसलिए टू ओवरकम दिस इशू अ न्यू मॉडल वाज डिराइव्ड, जहां पर मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को कहा गया, अब हम, यानी कि कंपनी प्राइस नहीं बताएगी, कंपनी प्राइस नहीं बताएगी, प्राइस तुम लोग बताओगे। ओ अच्छा 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 अच्छा। अब मान लीजिए ये मेरे पास नोकिया 1100 है, इसके अंदर वही पुराना जो नोकिया के अंदर टॉर्च जलता था, इसके अंदर भी वही टॉर्च जलता है, ठीक है। ये नोकिया 1100 मेरे पास है। अब मैं नोकिया 1100 आज ऑक्शन करना चाह रहा हूं, सेल करना चाह रहा हूं। आप लोग बोली लगाना शुरू कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोली लगाना शुरू करो जी। बोली लगाना शुरू करो। वो देखो, देखा, 1 रुपया, 2 रुपया, 200 रुपया, ये देखो, ये मेरे फोन की कीमत है 10 रुपए। वाह, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? क्या कर रहा है? इतनी अपार धन दौलत का मैं क्या करूंगा? हां जी, 2.5 रुपए। वाह 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 वाह, कई हजार रुपए पे भी गए हैं। ओहो, 12 रुपए, 50 रुपए, अरे 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 अरे। अब मुझे बताइए, क्या मैंने अगर तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया अपने शेयर का प्राइस, तो तुम तो मुझे 54-58 में भी बिकवा दोगे? तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि इनके भरोसे, पब्लिक मेंबर्स के भरोसे पूरा कैसे छोड़ सकते हो? तो 1-1.5 रुपए से शुरू करेंगे तुम्हारा प्राइस। कंपनी ने कोई रेंज बता दो, इन्हें एक रेंज बता दो। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अब इस नए मॉडल के अंदर कंपनी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताएगी, बल्कि एक प्राइस बैंड, यानी कि बैंड का मतलब रेंज बता देगी, जिस रेंज के अंदर इन्वेस्टर्स को बिड सबमिट करनी पड़ेगी, और कंपनी उस बिड के बेसिस पर फिर फाइनल प्राइस निकाल देगी, जिसे कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी समझा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। ये वाला बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा हिंट दूंगा इसके बारे में अभी। बट फिलहाल समझ आया कि क्यों हम फिक्स प्राइस के इशू से दूर निकल गए नए इशू की तरफ। यहां पर एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने एक नया मॉडल डिराइव किया, जहां पर अब दिया जाएगा प्राइस बैंड। अच्छा, प्राइस बैंड, ये प्राइस बैंड कैसे निकलता है ये भी देखते हैं, फिलहाल अब मैंने कहा जी
हम नया मॉडल लेके आए जिसमें हम प्राइस बैंड देंगे। अब प्राइस बैंड के अंदर क्या होगा, एक होगा नीचे का प्राइस, फ्लोर प्राइस, जिन्हें हम मिनिमम प्राइस कहते हैं, और एक होता है ऊपर का प्राइस, मैक्सिमम प्राइस जिसे कहते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का मैक्सिमम गैप हो सकता है, मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम वर्ड सुन लेना, मैक्सिमम गैप 120% हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का फ्लोर प्राइस 100 रुपए है, तो मैक्सिमम प्राइस, जिसे हम एक और नाम से पुकारते हैं कट ऑफ प्राइस, तो बताइए उसका कट ऑफ प्राइस क्या होगा अगर 100 रुपए फ्लोर प्राइस है। लेक्चर नंबर 12 में संडे को ऑर्गेनाइज करूंगा सुमित, या कल ऑर्गेनाइज करूंगा, अभी बताता हूं। हाँ जी बताइए बताइए। ये देखो ये आई है कैलकुलेशन 220 रुपए। अरे मैं कह रहा हूं, मैं अगर यहां पर आज गाना चला देता ना, मैं तो ऐसा नाचता, आज ऐसा नाचता, क्या कैलकुलेशन मारी है नालायकों ने। अब 100 रुपए ये है, तो मैक्सिमम प्राइस जो है वो 120% जा सकता है, 120% ऑफ फ्लोर, तो यानी कि मैक्सिमम कितना होगा 120। 120% ऑफ द फ्लोर, 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, समझ आया। तो फ्लोर प्राइस का 120%, तो यानी कि फ्लोर प्राइस 100 है, तो कट ऑफ कितना होगा मैक्सिमम 120 रुपीज, तो इसे कहते हैं फ्लोर का 120% तक जा सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो फ्लोर से 20% मैक्सिमम अप हो सकता है। ठीक है इतनी बात। चलिए आएगा रियल लाइफ में, देख रहे हैं क्या हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक प्राइस बैंड देखिएगा क्या है, 72 to 76, तो ये तो 10% नहीं है, ये तो 10% से कम है। फ्लोर प्राइस 72 है, मैक्सिमम प्राइस 76 है, तो ये तो 10% से कम है। बताइए क्यों कम है, बताओ बताओ। मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए 5%। मिनिमम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन फ्लोर एंड मैक्सिमम, अपनी नॉलेज के लिए, स्लिप पेपर में तो नहीं होगा ये नहीं आएगा, बट वैसे 5% है मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितना है 20%। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो मैंने कहा जी ये 72 to 76, समझ आया कॉन्सेप्ट। मिनिमम 5% का फर्क रखना है, मैक्सिमम 10% का, बीच में कोई भी प्राइस रखना चाहो मैक्सिमम प्राइस बना सकते हो आप। आएगा ऊपर कंपनियों में चलते हैं, कितना है 102 रुपए से 108 रुपए, समझ आया। 102 रुपए से 108 रुपए, अरे बोलो ना हाँ भाई, बोलो ना हाँ। चलिए यहां तक भी क्लियर, और आगे देखें। ये लो जी 440 से 465, 440 से 465, समझ गए। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ओला इलेक्ट्रिक क्या करने जा रही है, फ्रेश कम ओएफएस लाने जा रही है, यानी कि प्राइस तो फिक्स है नहीं भाई, प्राइस फिक्स नहीं है। अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे शेयर ले जाओ, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। बताइए कोई भी दिक्कत। तो आइए एक बार ओला इलेक्ट्रिक का देख लें डॉक्यूमेंट पूरा, आएगा ओला इलेक्ट्रिक पे देखते हैं।
जी, वैसे मुझे बताते जाओगे आप? क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने प्राइस बैंड दिया हुआ है, तो जो डॉक्यूमेंट है उसे क्या कहा जाएगा? वो जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कहा जाएगा? प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? आंसर इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। लो जी, पढ़िएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये कहता है 100% बुक बिल्डिंग। इसे समझाता हूं कैसे होती है बुक बिल्डिंग, कैसे होती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है सेक्शन 32, सेक्शन 32, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हो गया। ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी के प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उस डेफिनेशन में लिखा होगा कि प्रमोटर्स वो व्यक्ति होता है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। याद आ रहा है कुछ? बोलो ना। प्रमोटर वो व्यक्ति है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है। याद आ रहा है? चलिए, अब कहता है नेम ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर। ओ, डिटेल ऑफ द ऑफर फॉर सेल। तो कौन कौन शेयर होल्डर अपने शेयर सेल कर रहे हैं? भावेश अग्रवाल, ये प्रमोटर है। इंडस ट्रस्ट, ये भी प्रमोटर है। अल्फा वेव, ये इन्वेस्टर थे, ये अपने शेयर सेल कर रहे हैं। अल्पाइन, इंटरनेट, मैट्रिक्स, ये अपने शेयर बेच रहे हैं पब्लिक को। तो इस तरीके से ऑफर फॉर सेल है, ये ऑफर फॉर सेल है इस तरीके से। अब ऑफर फॉर सेल है और कम, ऑफर फॉर सेल कम फ्रेश भी है, तो यहां पे फ्रेश शेयर्स भी इशू हो रहे होंगे फिर। लो जी, फ्रेश इशू ऑफ अप टू डैश इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए, ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू बता दी है और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए। अब नंबर ऑफ शेयर्स क्यों नहीं बताए ये भी देखते हैं। फिलहाल साइज ऑफ द ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल भी है। लो जी, इतने ऑफर फॉर सेल हो रहे हैं, इतने शेयर हम सेल करने जा रहे हैं, ये भी बता दिया। फ्रेश इशू कितना है ये नहीं बता पाए हम, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बता पा रहे। अच्छा, अब ऐसी क्या आग लगी पड़ी है कि हम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बता पा रहे? इसका कोई लॉजिक? भाई नंबर ऑफ शेयर्स बता देते, तुम्हें क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ शेयर्स हम बता ही नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? उसका रीजन सुनिएगा। जब भी मैं प्राइस बैंड पे आता हूं तो प्राइस बैंड पे होता क्या है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट प्राइस तो अभी है ही नहीं। अब जब एग्जैक्ट प्राइस है ही नहीं तो एक दिक्कत समझिएगा, जो मैं दिक्कत फेस करने वाला हूं। वो दिक्कत क्या है? हाँ जी, सबसे पहले ना कोई भी कंपनी बताती है कि हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में इशू साइज क्या होगा। सबसे पहले आप ये बताते हो कि हमारा इशू साइज क्या होगा, मतलब कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, लो जी, इशू साइज 6146 करोड़ ओला को चाहिए, 6146 करोड़ ओला को चाहिए। अगले ऊपर वालों में देखिएगा 4194 करोड़ रुपीस चाहिए। यहां पर 277 करोड़ रुपीस चाहिए यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकलती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट निकलने के बाद स्टेप नंबर 2, मान लीजिए ये आई है 200 करोड़ रुपए। अब हम कहते थे कि हमारा प्राइस क्या होगा, इशू प्राइस। तो हम बता देते थे कि हमारा इशू प्राइस जो है वो, क्योंकि फिक्स प्राइस होता था पहले, तो हम कहते थे कि मान लो जी ये है ₹100 पर शेयर होगा, जिसमें फेस वैल्यू होगी 10 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 90 रुपीस का। ठीक है, अब निकलता था स्टेप नंबर 3 के अंदर। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं लिख रहा हूं ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। नंबर ऑफ शेयर्स निकलता था।
अब बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 पर शेयर, तो इसका मतलब 2 करोड़ शेयर्स इशू होंगे, 2 करोड़ शेयर इशू होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एग्जैक्ट प्राइस नहीं है तो क्या मैं नंबर ऑफ शेयर्स बता सकता हूं कितने होंगे? बताओ बताओ। अगर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है तो क्या, अगर मेरे पास प्राइस नहीं है एग्जैक्ट प्राइस, तो क्या मैं नंबर ऑफ शेयर्स बता सकता हूं? बिल्कुल नहीं बता सकता। इसलिए आपने यहां पर देखा कि यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए गए। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस ही नहीं पता ना क्या होगा। समझ आ गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? आइएगा वापस अपने कॉन्सेप्ट पर। अब लो जी, तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन फ्लोर प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस, मतलब कट ऑफ प्राइस। यहां तक हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दोबारा देखिएगा। कहता जी एक कंपनी है पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक कंपनी है बीपीसीएल। कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। कंपनी पोपली इंडस्ट्रीज ने इशू ऑफ शेयर्स किए 1 लाख शेयर्स। अब यहां इन्होंने इशू किए 50 लाख शेयर्स। प्राइस था एट द रेट ऑफ 50 रुपए का प्राइस था। अब ये था प्राइस 100 से 105 का। ओके, टाइप ये नए शेयर्स थे, ये एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। अब आपको बताना है पहली बात, पोपली इंडस्ट्रीज आईपीओ ला रही है या एफपीओ ला रही है? कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो क्या लाएगी? पोपली इंडस्ट्रीज आईपीओ लाएगी या एफपीओ लाएगी? आईपीओ लाएगी, बिल्कुल ठीक। बीपीसीएल ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, तो वो क्या लाएगी? वो क्या लाएगी? आईपीओ लाएगी या एफपीओ लाएगी? एफपीओ लाएगी। प्रियांशु रतावा, इसकी क्वेरी बड़ी जेन्युइन है। ये एक्चुअल में एक क्लास ऐसी भी होती है जो एग्जाम तक कभी कॉपीज नहीं खोल के देखती। वो कहता है ये हमारी बुक में क्यों नहीं है? बे ढक्कन, कॉपी कभी खोल के देख। ये जो तेरी कॉपी में एग्जाम्पल लिखवाए हैं ये यहीं सुबह टाइप करके आया हूं मैं, ताकि इस क्लास का टाइम बचाया जा सके। अरे कैसा गजब के लोग हैं, कैसे गजब के। इन्होंने कॉपी खोल के नहीं देखी होगी अभी तक। तो शायद वो ले गया होगा कबाड़ी, अभी तक तो ले गया होगा, पक्की बात है। चलिए, नहीं तो ले जाने वाला होगा। हाँ जी, उसके बाद जो पोपली इंडस्ट्रीज लाने जा रही है वो प्रोस्पेक्टस होगा या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा? बताओ जी, बताओ फटाफट। प्रोस्पेक्टस होगा या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा? प्रोस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस दिया हुआ है, तो वो प्रोस्पेक्टस है। बीपीसीएल क्या लेने जा रही है? प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्राइस बैंड है। अच्छा, पोपली इंडस्ट्रीज नए शेयर्स इशू करने जा रही है, बीपीसीएल एग्जिस्टिंग शेयर बेचने जा रही है, तो वो क्या होगा? ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत यहां तक? अब जब पुरानी फिक्स प्राइस की इशू की स्टेजेस आया करती थी, जब पुरानी फिक्स प्राइस की जो स्टेजेस आया करती थी ना, तब क्या होता था? तब देखते हैं क्या होता था। सबसे पहली स्टेज क्या होती थी? प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट किया जाता था। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग होती थी। ओके, प्रोस्पेक्टस को कैसे ड्राफ्ट किया जाता था? ड्राफ्ट मतलब लिखा जाता था। प्रोस्पेक्टस को कैसे लिखा जाता था? सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग होती थी। फिर उसके बाद एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता था। बट ये एक्सपर्ट का ओपिनियन किस लिए लिया जाता था? फॉर एग्जाम्पल, आपने सेक्शन 26 में ड्राफ्टिंग में लिखा है कि हमारी कंपनी अगले साल 40% की दर से आगे बढ़ने वाली है। वाह 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 वाह। अब कोई अगर एक्सपर्ट भी इस बात को कह दे कि भैया ये सही कह रहा है, तो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हारा थोड़ा विश्वास बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा जी मैंने ये किया है तेल लॉन्च, ये तेल है, इस तेल का नाम है क्या रखें? हाँ, पोपली का तेल।
भाई साहब, एक बार डालो घने जंगल पाओ। अब सवाल उठा, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास है? नहीं। पर यहीं पर मैं अगर कुंदन को लेके खड़ा कर दूं और कहूं कि देखो ये तो गंजा हो चुका था, इसके बाल मैं ही लाया हूं इस तेल से, और कुंदन भी अंग्रेजों की तरह जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, जो अंग्रेज बोलते हैं, मैं तो जिंदगी से हार सा गया था, अचानक पोपली जी ने मुझे ये तेल दिया, मैंने ढक्कन पूरा लगाया और मैं आपके सामने हूं। कुंदन भी वो बता रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि अब इस तरीके से क्या आप में विश्वास बढ़ेगा कि हाँ यार, लग रहा है पोपली ने कुछ नया ही बना दिया, लग रहा है भाई, लग रहा है कि पोपली ने बना ही दिया, लग रहा है वो जो तेल बनना था मार्केट में, जिसने सबको गंजों को ठीक करना था, वो पोपली उस तेल का इजाद कर चुका है, लग रहा है। अब कुंदन कौन है यहां पर? एक्सपर्ट है, जो किस लिए आया है? ताकि आपके विश्वास को और मेंटेन किया जा सके। समझ आई बात? बोलो ना हाँ। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं है। अब ये प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया जाता है, ड्राफ्ट। अब ये फाइल किया जाता है किसके पास? सेबी के पास। 1 महीने का वक्त है सेबी के पास इस पर अप्रूवल देने का। 1 महीने में अगर सेबी अप्रूवल दे देता है तो अच्छी बात है। उसके बाद इसे सबमिट किया जाता है किसके पास? आरओसी के पास। इसे किसके पास सबमिट किया जाता है? आरओसी के पास। आरओसी के पास जब सबमिट किया जाता है, इसके बाद विदिन 90 डेज इसको पब्लिक को इशू कर दिया जाता है। 90 दिन के अंदर अंदर इसको पब्लिक के पास इशू कर दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, 90 दिन के अंदर अंदर। अब जब आप पब्लिक के पास इसे लेके जाते हैं तो पब्लिक इस पे एप्लीकेशन देना शुरू करती है। वो पहला पहला दिन जब पब्लिक इन शेयर्स के लिए अप्लाई करना शुरू करती है, उसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। फर्स्ट डे व्हेन द पब्लिक कैन अप्लाई, दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। फिर एक आखिरी दिन आता है जब पब्लिक अप्लाई कर सकती है, वो लास्ट डे व्हेन द पब्लिक कैन अप्लाई इज कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में कितने दिन मिलते हैं पब्लिक को? मिनिमम मिलते हैं 3 दिन और मैक्सिमम मिलते हैं 10 दिन। यानी कि कोई भी पब्लिक किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहती है, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम मिलते हैं 10 दिन। कोई दिक्कत नहीं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी। अब लास्ट में चेक किया जाएगा कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है। क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है? अगर आंसर है हाँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब 90% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है, तो फिर इसे कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सर पहले 7 दिन था, नहीं 7 दिन आज भी है, वो एक्चुअल में 10 दिन ना रिवीजन मिला के लिए जाते हैं। तो आपने 7 दिन लिखा, 7 दिन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, 1 महीने में अगर सेबी ने अप्रूवल ना दिया तो क्या होगा? तो सेबी एक्सटेंशन ले लेगा और क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, होता है, सब होता है। चलिए, कोई दिक्कत? ये पूरी स्टेजेस पढ़ के बताइए। ये स्टेजेस थी तब जब फिक्स प्राइस आता था। अब हम आते हैं उन स्टेजेस पर जब फिक्स प्राइस नहीं बल्कि प्राइस बैंड आता है। प्राइस बैंड आएगा। प्राइस बैंड में क्या क्या होगा देखते हैं। प्राइस बैंड में अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया जाएगा। प्रोस्पेक्टस नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग होगी। अच्छा, फिर से एक्सपर्ट का ओपिनियन अब नई स्टेजेस देखिएगा। नई स्टेजेस हैं ये ड्राफ्ट हेरिंग, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की स्टेजेस हैं जहां पर प्राइस बैंड दिया गया है। यहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा, अगेन ऑप्शनल है। एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा, कहां गया ये, गलती से कट गया, ऑप्शनल है। उसके बाद सेबी की अप्रूवल वही 30 दिन, फिर सबमिशन टू आरओसी। ठीक है जी। अब यहां पे किया जाता है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, फिर आता है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। दोनों के बीच का गैप वही 3 दिन से 10 दिन। उसके बाद होते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स,
और अलॉटमेंट करने के बाद हम करते हैं फाइनल प्रोस्पेक्टस सबमिट करते हैं सेबी को एंड आरओसी को। अब आप एक चीज देखिएगा, जब आपने आरओसी को सबमिट किया और जब आपने ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट किया, उसके बीच में आप कहीं पर प्राइस बैंड अनाउंस करते हैं। यहां पर बीच में कहीं आप प्राइस बैंड अनाउंस कर रहे हैं, ये होता है विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज। ये पीडीएफ में तो सही होगा मेरे ख्याल से, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो पता नहीं सेव करते हुए यहां पर आ गए शब्द, कैसे आ गए पता नहीं। हाँ जी, तो ये 90 दिन के अंदर अंदर सबमिशन टू आरओसी के बाद 90 दिन के अंदर अंदर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट होगा। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बीच में होता है अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड के अनाउंसमेंट पे आता हूं कि प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट देखो जी कैसे होता है। प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट कंपनी क्या करती है, जैसे ही ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बना लेती है स्टेज नंबर 1 के अंदर, ये स्टेज नंबर 1 है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाकर कंपनी अप्रोच करती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, मतलब अपने आप को, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने 2 टीम्स में बांट दिया। एक टीम देख रही है कंप्लायंस के इशू, कंप्लायंस के इशू मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कैसे ड्राफ्ट होगा, सेबी से अप्रूवल, आरओसी को सबमिशन, बाकी सारे कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट वगैरह का पालन हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें देखेगी। एक और टीम जो होती है, इसका काम होता है बड़े बड़े बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, एफआईआई, डीआईआई, इनको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनको कंबाइंड टुगेदर, या म्यूचुअल फंड्स कंबाइंड टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पास कंपनी पहुंचती है और कहती है, डिस्कशन शुरू होती है, यहां पर असली खेल यहां पर शुरू होता है। हम अपना प्राइस ला रहे हैं, हम अपना पब्लिक इशू ला रहे हैं, बताइए आप इन्वेस्ट करेंगे? ये अपनी हाँ कहते हैं, तभी आगे बढ़ती है कंपनी। ये कहते हैं जी ठीक है। अब कंपनी ये कहती है कि बता दीजिए फिर आपके हिसाब से हमारा प्राइस क्या होना चाहिए। ये एक प्राइस बताते हैं कंपनी को, क्योंकि इनके पास एनालिस्ट की टीम होती है, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं इनके पास लाइन लगा के। अब इनसे डिस्कशन के बेसिस पर एक फ्लोर प्राइस निकाला जाता है, जिसे हम मिनिमम प्राइस भी कहते हैं। इनसे डिस्कशन के बाद कंपनी एक कोशिश करती है उसको 20% अप करने की, मैक्सिमम 20% अप कर सकती है, ज्यादा नहीं। फिर निकलता है कट ऑफ प्राइस और इस तरीके से प्राइस बैंड डिसाइड होता है। ये सब कब होता है? आरओसी को सबमिट करने के बाद और पब्लिक को इशू करने से पहले ऑलरेडी, मतलब वैसे तो ऑलरेडी इनसे पहले डिस्कशन चल रही होती है, बट यहां इसके बीच में कहीं कंपनी प्राइस बैंड डिसाइड कर लेती है। अब इस वक्त प्राइस बैंड डिसाइड हो चुका है। अब प्राइस बैंड लेके कंपनी पब्लिक के पास पहुंची, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट हुआ, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट हुआ। अब क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट होने के बाद पब्लिक से एप्लीकेशन आई होंगी। अब पब्लिक से एप्लीकेशन आई होंगी तो एप्लीकेशन कैसे आई होंगी? से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी मैंने कहा ना कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 150 करोड़, मतलब इशू साइज, ठीक है, 150 करोड़। प्राइस बैंड निकला 30 रुपए से 36 रुपए। ये प्राइस बैंड है 30 रुपए से 36 रुपए। अब पब्लिक ने एप्लीकेशन कैसे दी? 30 पे दी है इतनी एप्लीकेशन, 31 पे इतनी, 32 पे इतनी, 33 पे इतनी, 34 पे इतनी, 35 पे इतनी, 36 पे इतनी, यही एप्लीकेशन आई है। बताइए कंपनी की नजर में उसका शेयर प्राइस क्या होना चाहिए? 30 रुपए या 36 रुपए? बताइए फटाफट। कंपनी की नजर में उसका इशू प्राइस क्या होना चाहिए? 30 रुपए या 36 रुपए? बताओ 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 बताओ। कंपनी तो चाहेगी कि मेरा प्राइस ज्यादा ही हो, तो कंपनी चाहेगी 36 रुपए। अब कंपनी चाहेगी कि 36 रुपए पे अलॉटमेंट हो जाए, ठीक है, बट 36 रुपए पर केवल 40 लाख शेयर्स ने अप्लाई किया है, तो 40 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 36, क्या मैं कह सकता हूं 150 करोड़ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्या यहां 150 करोड़ बने या नहीं बने? नहीं बने, 150 करोड़ नहीं बन पा रहे। कंपनी को प्राइस कम करना पड़ेगा। अब जैसे ही कंपनी प्राइस कम करेगी तो अगला प्राइस है 35 रुपीज। 35 रुपए पर कितनी एप्लीकेशन आई है कंपनी को? आप कहोगे सर कितनी हो गई है? नंबर ऑफ शेयर्स 40 3 70, ये 30 लाख है, 30 लाख। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 30 लाख।
अच्छा 30 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। अब 35 पे केवल 30 लाख नहीं है, बल्कि ये जो 40 लाख शेयर्स थे जो 36 रुपए दे रहे थे, इसका मतलब 35 भी तो दे ही रहे हैं। 1 रुपए पर शेयर इन्हें रिफंड कर देंगे। तो इसका भाई अगर कोई 36 पे कर रहा है तो इसका मतलब 35 भी तो पे ही कर रहा है। 1 रुपया रिफंड कर दो उसे, बस हो गया काम। तो इसका मतलब 35 रुपए पे कितने शेयर्स आने को तैयार हैं? 40 प्लस 3 70 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 35। क्या मैं कह सकता हूं कि अभी भी 150 करोड़ बन रहा है? नहीं बन रहा। और नीचे आओ, 34 पे आ जाओ। 34 पे 40 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, मगर 40 मत कहो, 40 30 40 यानी ये 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 34। क्या अभी भी 150 करोड़ बना? बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। और नीचे आ जाओ, 33 पे आते हैं। 5 करोड़ एप्लीकेशन आई हैं। केवल 5 करोड़ मत कहो, ये भी तो हैं। तो यानी कि टोटल मिलाकर 6 करोड़ 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है एट द रेट ऑफ 33। तो क्या मैं कह सकता हूं 150 करोड़ बन गया? हाँ, ओहो, इनफैक्ट ऊपर ही निकल गया है। अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा नियर अबाउट कितना, 197 करोड़ के करीब बन जाएगा। अब यहां पे भी मेरी दिक्कत आ गई। मुझे कितना चाहिए? 150 करोड़, और ये कितना बन रहा है? 197 करोड़। अब क्या करूंगा? ये तो एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। सबसे पहली बात, जो 33 रुपए से भी नीचे है, ये 32 से 31, इनको तो पहले राम राम कह दो भाई। अच्छा, आपसे मुलाकात करके काफी अच्छा लगा, इनको 100% रिजेक्शन दे दो। लो जी, इनको तो वापस कर दो इनकी एप्लीकेशन का अमाउंट। ठीक है। अब रहा जिसने मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई किया है, उसे दो इनाम कि वाह तूने मेरी मैक्सिमम कीमत लगाई, ले तुझे 100% अलॉटमेंट किया। तो इसे तो कर दो 100% अलॉटमेंट। ठीक है। और बाकी जितने भी हैं उनमें वो जो 12th की मैडम कराती थी, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो, प्रो रेटा अलॉटमेंट। बताओ जी, समझ आया कॉन्सेप्ट? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो आपने देखा ना कि हम पब्लिक इशू ला रहे हैं बुक बिल्डिंग के थ्रू, ये कि बुक बिल्डिंग के थ्रू हम अपना प्राइस निकालेंगे। समझ आया भाई? बोलो ना हाँ। चलो जी, तो ये हमारा आज का बेसिक्स था। आज हम इतना ही करेंगे। अब कल से अब हम फॉर्मली प्रोस्पेक्टस शुरू कर सकते हैं। 2 क्लासें लगेंगी प्रोस्पेक्टस के ऊपर, तो कल से अब शुरू हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।